हेलो स्टूडेंट्स, आज सी लैंग्वेज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है वो भी किसी एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम सी लैंग्वेज भी सीखेंगे। जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं वो दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होती है, लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो मशीन और इंसान के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होता है। हालांकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इंसान मशीन को बताता है उसको क्या काम करना है, मशीन वही काम करती है जो इंसान ने उसको बताया है। वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, क्योंकि कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग और कॉमन सेंस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं भाषा माध्यम होती है विचारों को व्यक्त करने का। तो सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे मशीन को। जब आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? जब हम स्कूल में गए तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था वहाँ पे? तो हमने सबसे पहले बेसिक लेटर्स सीखे थे वहाँ पे। जैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो अल्फ़ाबेट A to Z, और हिंदी में बात कर लें तो वहाँ की वर्णमाला क ख ग हमने वो सीखा था। तो बिल्कुल ऐसे ही सी लैंग्वेज भी हमें सीखना होगा। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक लेटर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सी के जो बेसिक लेटर्स हैं वो हैं A to Z कैपिटल, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। ये हमारे बेसिक लेटर्स हैं सी लैंग्वेज के। तो जब हमें एक बार लेटर्स बनाने आ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, उसमें हम शब्द बनाना सीखते हैं। तो सी लैंग्वेज में इन्हीं वर्ड्स या शब्दों को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स यानी जो प्रोग्राम में हम बहुत सारी लाइनें लिखते हैं तो हर लाइन में कुछ शब्द लिखते हैं, तो एक एक शब्द क्या होता है, वो सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। और इन शब्दों को या इन वर्ड्स को उनकी मीनिंग और काम करने के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर हम बेसिकली 3 कैटेगरी पे ही फोकस करेंगे। वो क्या क्या हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। जब हम ये तीनों सीख लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हमें शब्द बनाना आ गया है। जब एक बार शब्द बनाना सीख लेते हैं तो हमारी अगली स्टेज होती है सेंटेंस बनाना। तो सी लैंग्वेज में उसे जो सेंटेंस बनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिहाज से जितनी लाइन आप लिखते हैं वो इन 4 में से कोई एक प्रकार की होती है। ये लाइंस या तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन टाइप की होगी, या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होंगे, या फिर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगे, या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, उसमें हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कंपाइलर को कि किस टाइप का डेटा है। जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें हम कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट देते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हम जो हमारी मेजरली जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशन सारी आती हैं। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, कहाँ से हमें आगे मूव करना है, ये बेसिक है इनका। जब हम एक बार लाइंस बनाना सीख जाते हैं, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस बनाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद में हम क्या प्रोग्राम बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो आइए आप देखते हैं आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट की एक डेफिनेशन आपने मैथ्स फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, जिसकी वो क्या पढ़ी थी, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर के नज़रिए से हम इसे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। जैसे कि अगर हम ATM सॉफ्टवेयर की बात करें तो ATM सॉफ्टवेयर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। ठीक इसी प्रकार अपने मोबाइल का जो फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर है वो लोगों के नंबर और नेम को मैनेज करता है। इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। ये इंफॉर्मेशन ही कांस्टेंट कहलाती है। तो आप कांस्टेंट बोलो या डेटा बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट।
जो प्राइमरी कांस्टेंट हैं उसमें आपका आता है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, और सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनोमिनेटर्स। जो सेकेंडरी कांस्टेंट हैं वो प्राइमरी कांस्टेंट से मिलकर ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले प्राइमरी कांस्टेंट ही देखेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और वैसे वैसे ही हम उनको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। एक ऐसा कांस्टेंट जो कि नंबर है और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि -55, 25 और 0। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है। जैसे हमें किसी व्यक्ति की एज को हैंडल करना है या मैनेज करना है, तो एज क्या है, वो एक इंटीजर कांस्टेंट है। या फिर मैं कहूँ कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आपने कहा 4, तो 4 यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो वो इंटीजर कांस्टेंट है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो किसी न किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा होगा। या तो वो इन्फॉर्मेशन इंटीजर टाइप की होगी, या रियल टाइप की होगी, या कैरेक्टर टाइप की होगी, या सेकेंडरी कांस्टेंट में से किसी एक प्रकार की होगी। अब हम देखते हैं हमारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिसमें दशमलव लगा होता है। जैसे 21.4, 3.56, -0.065 और 2.0। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि 2.0 तो इंटीजर कांस्टेंट ही है, क्योंकि 2.0 या लिखो या 2 लिखो दोनों एक ही बात है। लेकिन ये मैथ्स के लिहाज से ठीक है, 2.0 और 2 एक ही होता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें या सी लैंग्वेज की बात करें तो 2.0 और 2 यहाँ अलग अलग होता है, क्योंकि इनको हैंडल करने के लिए अलग अलग कोड को चलाना पड़ता है। इसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तो 2 अगर हम लिखेंगे तो वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर हम 2.0 लिखेंगे तो वो रियल कांस्टेंट कहलाएगा। अब हमारा थर्ड टाइप का जो कांस्टेंट है वो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी सिंबल जिसमें सिंगल कोट लगा हो तथा जिसमें एक ही सिंबल हो, वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मैंने लिखा स्मॉल ए, उसको सिंगल कोट्स में लिख दिया तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। फिर कैपिटल बी, कोई भी सिंबल जैसे प्लस, उसको भी सिंगल कोट्स में लिख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर स्पेस भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट ही होता है। मैंने सिंगल कोट में स्पेस दे दिया तो वो भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर हमने किसी डिजिट को भी सिंगल कोट्स में लिख दिया तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ये जो दो डॉट्स हैं, ये लाइनें हैं, 2 सिंबल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स। दो सिंबल्स हैं इनको। अगर मैं बात करूँ -3 की, इसको भी हमने सिंगल कोट में लिखा है, तो क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो सिंगल कोट में हो और जिसमें एक ही सिंबल हो। तो यहाँ पे -3 एक अलग सिंबल है, माइनस अलग सिंबल है और 3 अलग है, तो यहाँ पे 2 सिंबल हो गए, तो इसलिए कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार 3.4 भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 सिंबल हैं, 3, एक पॉइंट और एक 4। और ऐसे ही हमारा जो सौरभ है, अब मैंने लिखा नाम, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं। फिर ये बात थी सारी प्राइमरी कांस्टेंट की। मैंने जैसे अभी बताया सेकेंडरी कांस्टेंट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इनको जैसे जैसे हम धीरे धीरे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स कि वेरिएबल क्या होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो क्या करता है, रैम में मेमोरी लेता है। अब आप सोच रहे हो कि रैम क्या है? रैम यहाँ पे एक मेमोरी है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने कोई काम करने के लिए बोला है कि आपको ये काम करना है, तो वो काम आप कब कर पाओगे? जब आप उसको याद रख पाओगे तभी तो आप काम कर पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार जब कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको उसको किसी न किसी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे रैम भी एक टाइप की मेमोरी है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमारी रैम में मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को जो 2 खास वजह से मेमोरी मिलती है, एक तो इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए और एक डेटा को रखने के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड होता है, या कह सकते हो आप निर्देश होते हैं जो हमने उसको दिया है। जैसे 2 नंबर को ऐड करो, तो यहाँ पे ऐड करो क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन ऐड किसको करो, उसके लिए डेटा तो चाहिए।
जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तब तक हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हमें डेटा की भी ज़रूरत होती है। तो जो हमें ये मेमोरी, ये इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी है और ये डेटा के लिए जो ये हमारे लिए वो मेमोरी मिली है, ये मेमोरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को डेटा को रखने के लिए बहुत कम मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, तो प्रोग्राम में हम एक ख़ास लाइन लिखकर हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत है डेटा को रखने के लिए। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें कितने डेटा को हैंडल करना है। जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो हम 2 नंबर को हैंडल करना है तथा उनको ऐड करने के बाद में जो एडिशन आएगा उसको हैंडल करना है। तो हमें टोटल 3 मिला के 3 मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हम उस डेटा को रखेंगे। तो हम मेमोरी में जगह रिज़र्व करवाते हैं कंपाइलर को बोल के। तो ये जो मेमोरी में जगह है उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है, और ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ABC। और तो ये ABC ही यहाँ पे क्या हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे फिजिक्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे भी ये बात लागू होती है, लेकिन फिजिकली समझें तो मेमोरी में उस जगह के नाम, जो नाम दिया है उसको हम यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं। और जो ये वेरिएबल है, जो हम उस मेमोरी में जगह को जो नाम दे रहे हैं, वो नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या हैं वो अभी हम देखेंगे। तो वेरिएबल्स आर मेमोरी नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। अब रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या क्या हैं। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल है, हमें बच्चे का नामकरण करवाना है तो हम पंडित के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें इसका नामकरण करवाना है। तो पंडित ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, डेट ऑफ टाइम और डेट के हिसाब से आपको एक लेटर या 2 लेटर, जितने भी लेटर हैं बताते हैं, और कहते हैं इस पर आप अपना बच्चे का नाम रख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार जब हमें मेमोरी में जो जगह रिजर्व करनी है, उस जगह का जो नाम देना है, उसको नाम देने के भी कुछ नियम है। जैसे जो हम नाम देते हैं वो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। इनके अलावा और कोई सिंबल अलाउ नहीं है, मतलब जो स्पेशल सिंबल्स हमने इसके बेसिक लेटर्स में देखे थे वो अलाउ नहीं है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे अभी हमने 2 नंबर को ऐड करने की बात कही, तो उसमें मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, A, B और C। मैं इनका नाम ABC रख दिया। मैं मेरी मर्ज़ी से उसका नाम नंबर 1, नंबर 2 और सम भी रख सकती हूँ, num1, num2 ऐड भी रख सकती हूँ। ये नाम कुछ भी हो सकता है, पर जो हमने नाम रखा है उस नाम को रखने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और दूसरा रूल क्या है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने नाम लिया था नंबर 1, तो वो नंबर 1 हो सकता है पर 1 नंबर नहीं हो सकता। ये उसके कुछ रूल्स हैं। ये थे हमारा वेरिएबल। अब हमारा थर्ड आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है वो देखते हैं। जो हमारी स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन ए प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। मीन्स प्रोग्राम में जो सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे आपने प्रोग्राम में वेरिएबल का क्या नाम रखा है वो आप कंपाइलर को खुद बताते हैं। मीन्स हमारा जो कंपाइलर है उसको प्रोग्राम में हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है, तभी वो उसको कंपाइल करता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता होती है, जिसका अर्थ कंपाइलर पहले से ही जानता है, जिनका पहले से ही कुछ मतलब फिक्स होता है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। इन कीवर्ड्स को हम प्रीडिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं, रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग पहले से फिक्स है, इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है। अभी मैंने बात की थी वेरिएबल्स की। जो वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम हम ये रखते टाइम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड की मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है। तो जो वेरिएबल का नाम है उसमें कीवर्ड्स भी नहीं रख सकते। और जो हमारे ये कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में वो 32 हैं। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ऑटो, ब्रेक, एल्स, इंट, इफ़। ये लिस्ट है, इसको लिस्ट को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे धीरे धीरे ये अपने आप यूज़ में आएंगे, तो आपको उनकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। और अभी मैंने बोला कंपाइलर, कि कंपाइलर यूज़ में लिया। अब मैं बेसिकली बताना चाहूँगी कि कंपाइलर होता क्या है।
जो ये हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है जो 0-1 की फॉर्मेट में होती है। जबकि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं प्रोग्राम में कंप्यूटर से काम करवाने के लिए। तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता, तो हमें जैसे किसी को हिंदी आती है और सामने वाले को इंग्लिश आती है और उन दोनों को आपस में बात करना है, तो वो एक दूसरे से बात तभी कर पाएंगे जब बीच में एक मीडिएटर आएगा। हिंदी अगर मैंने हिंदी बोली है तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने वाले को बताएगा, और सामने वाले ने अगर इंग्लिश बोली है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे वापस बताएगा, तभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, मतलब मशीन से कम्युनिकेशन करना है, तो कंपाइलर यहाँ पे एक तरीके से वो मीडिएटर है, इंटरप्रेटर है, जो क्या कर रहा है, हमारी सी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको कन्वर्ट करके हमारे सीपीयू को देता है, फिर सीपीयू उसको रन करता है, मतलब जो भी आपने ऑपरेशन दिए हैं उसको परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। तो ये था सब बेसिक आज हमारा आइडेंटिफायर्स के बारे में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।